गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम भारत की खोज पढ़ेंगे जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ही ली थी तो नेहरू जी को क्या ज़रूरत थी खोज करने की। कई बच्चे तो इतने ज़्यादा चढ़ जाते हैं इस किताब को देखकर कि नेहरू जी के पास कुछ काम धाम नहीं था क्या जो एक किताब और लिख डाली उन्होंने। ठीक, लेकिन जब आप इस संपूर्ण किताब को पढ़ेंगे, पूरी किताब को पढ़ेंगे, तो आप अपनी भारत की आत्मा को जान पाएंगे। ठीक, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जिस भारत की खोज वास्को डी गामा ने की वो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन थी। ठीक, एक वर्ल्ड के मैप पे उसने भारत के नक्शे को ढूंढा, इस जगह को ढूंढा। लेकिन भारत की खोज में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पुस्तक में लिखा, उन्होंने भारत की आत्मा को खोलकर रख दिया है। क्यों? क्योंकि इस किताब के भीतर आपको हमारी कला, संस्कृति और विश्व बंधुत्व की भावना, हमारी विरासत, हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कितने युद्ध जीते, कौन कौन से दुष्परिणाम देखे, कितनी गुलामी देखी और कितनी आज़ादी देखी, इन सब का ब्यौरा आपको इसमें मिल जाता है। ठीक, ये कहानी जो है, ये किताब उस समय उन्होंने लिखी थी जब भारत देश हमारा गुलाम था। और इस टाइम पे क्या था, बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको समय समय पर जेल की यात्रा करनी पड़ी। ठीक, कभी भी इसको सज़ा नहीं कहा हमारे क्रांतिकारियों ने। जैसे हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो क्या होता है, एक पुण्य कमाने के लिए हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी भी नेक काम के लिए जाते हैं तो उसको यात्रा कहा जाता है। यहाँ भी इन्होंने देखो, इसमें लिखा है इन्होंने कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। क्यों? क्योंकि ये 9वीं बार जेल गए थे। ठीक, तो लोगों को उठा करके क्या किया जाता था, जो क्रांतिकारी नेता होते थे उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। वो किस लिए किया जाता था? ताकि इससे जो आम जनता है उसका मनोबल टूट जाए और जो आज़ादी का ख्वाब देख रहे हैं लोग वो भूल जाए। ठीक, तो ये जो इन्होंने किताब लिखी वो अहमदनगर के किले में जब ये बंद थे। ठीक, 1942 से 45 के बीच में इनको यहाँ पे रखा गया था। ठीक, हम आज़ाद कब हुए थे वो डेट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि देश को स्वतंत्रता कब मिली थी। ठीक, पाठ को सारांश रूप में पढ़ेंगे। नेहरू जी को बागवानी का शौक था। बागवानी आप समझते होंगे, पौधे वगैरह लगाने का। उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा जिन जेलों में भी रखा गया वहां उन्होंने अपने शौक को पूरा किया। यानी वहां भी वो क्या करते थे, गार्डनिंग वगैरह करते थे। दूसरी जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी शुरू कर दी। वे प्रतिदिन धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे। वहां की जमीन की मिट्टी काफी खराब थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही सख्त थी। अच्छा, उसके पीछे कारण था। सख्त क्यों थी? क्योंकि जिस पे वो किला बनाया गया था उसके नीचे बहुत सारे मलबे दबे हुए थे। मलबा समझते हैं आप? मलबा होता है जब कोई बिल्डिंग वगैरह टूटती है तो उसका जो सीमेंट, बालू, ईंट वगैरह जो गिर जाता है, ठीक इसी को मलबा कहा जाता है। ठीक, तो इसलिए मिट्टी काफ़ी ख़राब थी, बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं थी उन पौधों के लिए। यह मिट्टी पुराने मलबे से भरी हुई थी। इस मिट्टी में अनेक युद्ध और गुप्त संधियां देखी थी। ठीक, यानी क्या कहा, इस मिट्टी ने, अब देखिए हम भी जिस धरती पे रहते हैं, यहाँ हमसे पहले हजारों लोगों ने जन्म लिया और हजारों लोगों की मृत्यु हुई। पापी से पापी लोग भी इस धरती पर रहे और बहुत बड़े प्रतापी लोग भी रहे। ठीक, यानी कि इसने बहुत सारे युद्ध, जीत भी देखी और हार भी देखी। ठीक, तो क्या कहा कि इस मिट्टी ने एक अनेक युद्ध भी देखे हैं। ठीक, और गुप्त संधियां भी देखी है। जब युद्ध नहीं करते राजा और क्या करते हैं, युद्ध से बचने के लिए एक जो समझदार राजा होते हैं वो क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, यानी दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए इसे ऐतिहासिक जगह भी कहा जाता है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना चांद बीबी की याद नेहरू जी को आती है। ठीक, ये वही जगह था जहाँ पे एक चांद बीबी नामक युवती थी। उसी चांद बीबी ने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ठीक, आप सभी को पता होगा कि अकबर
जो थे वो पूरे भारत देश के राजा थे, है ना, अ, शहंशाह थे। उसके बाद भी इन्होंने अपने किले की रक्षा के लिए उनके विरुद्ध भी युद्ध किया था। उसी चांद बीबी की हत्या उसी के विश्वासी आदमी ने की थी। ठीक है, धोखा कौन देता है? हमेशा वही देता है जिस पे आप पूर्ण विश्वास करते हैं। ठीक, वैसे ही इनके विश्वासी व्यक्ति ने ही इनकी हत्या कर दी थी। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को सतह के काफी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। ठीक, उसी से पता चला कि ये किसी किले का ढांचा रहा होगा जो गिरा हुआ है, क्योंकि गुंबद वगैरह जो होता है वो किले वगैरह में ही होता है। लेकिन जेल अधिकारी सीमित स्थान से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। ठीक, क्योंकि आप वहां पे कैदी है ना, आपकी मर्जी थोड़े ना चलेगी वहां पे। और आगे तक ये खुदाई करना चाहते थे नेहरू जी, लेकिन जेल अधिकारी ने इनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठाई और उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है वे देश की आज़ादी के लिए लिखते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अरे लिखने से थोड़ा आज़ादी मिल जाएगी। देखिए क्या होता है, कई लोग युद्ध में तलवार उठाते हैं और कई लोग कलम उठाते हैं। कलम किस लिए उठाते हैं? क्योंकि उस समय बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी कलम के द्वारा अपनी देश के लोगों को जगा रहे थे, है ना, यानी जो भी घटनाएं हो रही थी उसको लिख करके अखबारों तक पहुंचाना और वही अखबार जन जन तक पहुंचाना। ठीक, उसको जब देश विदेश के लोग जो पढ़ते थे, ठीक, या हमारे देश के कोने कोने में बैठे लोग जब किताबें पढ़ते थे, वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, तो वो समझ पाते थे कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा जंग छिड़ा हुआ है और हमें भी इसमें अपना योगदान ज़रूर देना है। ठीक, वे भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि वह किसी पैगंबर की भूमिका में नहीं है, यानी वो भविष्य वक्ता तो थे नहीं। नेहरू जी कहते हैं कि मैं कोई मतलब भविष्य के बारे तो मैं तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं पता है कि हमें कितने दिनों बाद आज़ादी मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, है ना, क्योंकि हम कोई भविष्य तो देख नहीं पा रहे हैं। अब बचा अतीत के बारे में, यानी जो चीज़ें बीत चुकी है उसके बारे में लिखना। इतिहास व विद्वान की तरह लिखने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था कि मैं इन सब पे इतना रिसर्च करके लिख सकूं। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। ठीक, यानी वर्तमान में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या चल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए वो कुछ बातें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गेटे एक महोदय हुए, उनका नाम है गेटे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ में एक सीमा तक राहत दिलाता है। क्यों? क्योंकि अतीत में क्या क्या चीज़ें हुई आपको याद करने में काफ़ी बोझिल हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ये किताब ही पढ़नी है तो देखिए ये सारी बीती हुई कहानी है, अतीत है ना, तो आपको उसको लिखने में पढ़ने में बड़ी कठिनाई सी महसूस हो रही है। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ें, है ना, ताकि आपको अच्छा लगे। हाँ, ध्यान से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट पक्का आएगा, प्रॉमिस। ठीक, तो अतीत के दबाव में क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता के अतीत का दबाव चाहे भला हो या बुरा दोनों तरह से अभिभूत करता है ना। अच्छे हैं तो भी प्रॉब्लम, बुरे हैं तो भी प्रॉब्लम। यह दबाव कभी कभी दम घोटू हो जाता है। ठीक है, दम घुटने लगता है, जैसे परंपरावादी परिवार है ना, कि हमारे परिवार में ऐसा ही होता आया है तो ऐसे ही होगा, है ना। तो कई बार क्या होता है, परिवार के जो नए बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। लगता है उनका उन्हीं परंपराओं से, उन्हीं अतीत की संस्कृतियों से दम घुटने लगता है। नेहरू जी बराबर सोचा करते थे कि आखिर इनकी विरासत क्या है, मतलब भारत की विरासत क्या है। क्यों? क्योंकि जब नेहरू जी ये किताब लिखने बैठे तो भारत के विषय में उनको भी बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं? उन उत्तराधिकारी समझ रहे हैं, एंसेस्टर्स, जैसे आपके परदादा जी ने कुछ संपत्ति छोड़ी होगी, या आपका घर होगा, आपकी ज़मीन होगी, और आपकी संस्कृति, सभ्यता, बोलचाल, है ना, मतलब आपके परदादा से दादाजी के पास, फिर दादा से आपके पिताजी के पास, और पिताजी से आप सबके पास जो चीज़ें आ रही है ना, तो आप क्या है, उन सब चीज़ों के आप उत्तराधिकारी हैं। ठीक, फिर स्वयं ही उनका मानना है कि मानवता की जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया गया, जीत का उल्लास, हार का दुख,
व मानव के साहसी कारनामे, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। तब उनको याद आया कि नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि क्या है, हम जीत के उल्लास को भी हमने देखा है, युद्ध में जीते भी हैं हम, खुश भी हुए हैं और दुखी भी हुए हैं। ठीक, वे इन्हीं सबके संतान हैं। ठीक, अब देखो, प्राणी मात्र अगर मानव का जीवन हमने लिया है तो सुख और दुख दोनों ही लगा ही रहेगा, पक्का हमें झेलना ही होगा उसको। नेहरू जी ने अपने विचारों में अपनी घटना का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि यह आपको अपना पराया का भेदभाव नहीं करने देते। ठीक, आज देखिए कोविड-19 की वजह से हम इस युक्ति को आसानी से सामने देख पा रहे हैं, है ना, कि हम सबका प्रयास है, हम सब लोग मिल करके अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं, और हम सबका प्रयास है कि आपके आसपास कोई भी भूखा ना सोए, है ना, कोई भी भूखा ना रहे। सबको वर्तमान में देखिए, सबको उसकी आवश्यकता अनुसार सारी सुविधाएं मिलती रहें। ठीक, यह विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक, हम सभी को के अंदर, हम किसी को रोता हुआ देख करके पक्का उसके प्रति एक सहानुभूति ज़रूर रखेंगे। यही विचार हमें एक सूत्र में बांध कर रखते हैं, और बस यही विचार है कि हमें क्या करते हैं, हमें एक सूत्र में बांध कर रखते हैं, हमें अलग नहीं होने देते हैं। ठीक, इन आधारों पर वर्तमान और भावी रूप बनेगा। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।